स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आरओ मुख्य परीक्षा सामान्य हिंदी पीवाईक्यू रिवीजन श्रृंखला की ये चौथी क्लास है। आज की क्लास में हम आरओ मुख्य परीक्षा 2014 के पेपर में सामान्य हिंदी से पूछे गए प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, आहूत का विलोम शब्द है। आहूत का विलोम शब्द में बताना है। ऑप्शन नंबर ए हूत, ऑप्शन नंबर बी अनहूत, अपहृत या अनाहूत। तो आहूत का विलोम शब्द क्या होता है? अनाहूत होता है। प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनाहूत। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, अथ का विलोम शब्द है। सबसे पहले हम अथ का अर्थ जानेंगे। अथ का अर्थ क्या होता है? प्रारंभ। क्या होता है? प्रारंभ। अर्थात किसी चीज का जब हम प्रारंभ करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अथ। तो अथ का विलोम क्या हो जाएगा? इति हो जाएगा। इति अर्थात समाप्ति, या किसी को कोई प्रोग्राम है कुछ है उसे समाप्त करना, तो उसका अर्थ क्या होगा? इति हो जाएगा। अथ क्या है? तत्सम शब्द है, तो इसका विलोम भी कैसा होगा? तत्सम ही होगा। इति भी कैसा है? तत्सम शब्द है। ये दोनों ही कैसे शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं। तो अथ का विलोम इति हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इति। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, वादी का विलोम शब्द है। वादी का विलोम शब्द में बताना अवादी, विवादी, प्रतिवादी या अनावादी। तो वादी का विलोम शब्द क्या है? वादी शब्द को हमें समझना है। वादी होता है जो मुकदमा दायर करता है, जो केस दायर करता है, उसको कहते हैं वादी। और जो जिसने केस दायर किया उसके का जो विपक्षी है, जिस पर केस दायर किया गया, उसको कहेंगे हम प्रतिवादी। तो वादी जो केस दायर करता है और जिस पर केस किया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिवादी। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिवादी। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, अवर का विलोम शब्द है। अवर का विलोम शब्द बताना है लघु, प्रवर, सुवर या कनिष्ठ। तो अवर का विलोम क्या होगा? लघु नहीं होगा। लघु का विलोम क्या होता है? गुरु होता है। गुरु होता है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अवर का प्रवर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी प्रवर। तो सुवर का क्या होगा? सु आता है अच्छे के अर्थ में। सु क्या है? इसमें उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है? वर। वर में सु उपसर्ग जोड़ेगा तो बन गया सुवर, अच्छा अर्थात अच्छा वर। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? कुवर हो जाएगा। कु उपसर्ग किसके संदर्भ में आता है? बुरे के संदर्भ में आता है। कु का अर्थ क्या होता है? बुरा। तो क्या हो जाएगा? कुवर। कु इसमें उपसर्ग है और वर मूल शब्द है, अर्थात बुरा वर। कनिष्ठ का क्या हो जाएगा? कनिष्ठ का हो जाएगा वरिष्ठ। कनिष्ठ कहते किसे हैं? जो हमारे जूनियर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कोई हमसे जूनियर है तो उसको हम क्या कहेंगे? कनिष्ठ। और अगर हमसे कोई सीनियर पद पर है तो उसको क्या कहेंगे? वरिष्ठ। वरिष्ठ अधिकारी, जैसे कोई अधिकारी है हमसे सीनियर पद पर आसीन है तो उसको हम वरिष्ठ कहेंगे, और जो हमसे निचले पद पर आसीन है उसको कनिष्ठ कहेंगे। तो कनिष्ठ का विलोम वरिष्ठ हो जाएगा, सुवर का कुवर हो जाएगा, और अवर का प्रवर हो जाएगा, और लघु का गुरु हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, जटिल का विलोम शब्द है। जटिल का विलोम शब्द हमें बताना है। सरल हो जाएगा, कुटिल हो जाएगा, सहज या फिर अजटिल। क्या होगा? जटिल का विलोम क्या हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सरल। दोनों का अर्थ एक है, और रिजु का और सरल का दोनों का अर्थ भी एक ही है, दोनों समानार्थी। तो प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सरल। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा युग्म अशुद्ध है? देखना है। आयात निर्यात, दृश्य अदृश्य, प्रत्यक्ष परोक्ष, आमिष सामिष। आयात का निर्यात सही है, दृश्य का अदृश्य सही है, प्रत्यक्ष का परोक्ष सही है, आमिष का सामिष नहीं होता। ये दोनों क्या है? समानार्थी।
अर्थात इन दोनों का अर्थ एक ही है। आमिष और सामिष का अर्थ क्या होता है? मांसाहारी, मांस खाने वाला। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ मांसाहारी। तब इसका विलोम क्या होगा? आमिष या सामिष का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम होगा निरामिष। क्या होगा इसका विलोम? इसका विलोम होगा निरामिष। निरामिष अर्थात जो मांस नहीं खाता, और जो मांस नहीं खाता उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम शाकाहारी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हो गया शाकाहारी। तो अगर आमिष या सामिष का विलोम पूछा जाए तो क्या होगा? निरामिष। अगर आमिष या सामिष का विलोम पूछा जाए तो क्या होगा? निरामिष। और अगर मांसाहारी का विलोम पूछा जाए तो शाकाहारी। मांसाहारी का विलोम शाकाहारी, आमिष या सामिष का विलोम निरामिष। तो प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आमिष या सामिष। ये कैसे हैं युग्म? ये अशुद्ध हैं। किसकी दृष्टि से? विलोम की दृष्टि से, एक दूसरे के विलोम नहीं है। और बाकी 3 ऑप्शन कैसे हैं? ये सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। उज्ज्वल, वैमनस्यता, कवित्री या प्रामाणिक। ये प्रामाणिक क्या है? ये शुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध है। कैसे? इसका शुद्ध क्या होगा? शुद्ध होगा प्रामाणिक। प्रामाणिक नहीं होता है, क्या होता है? प्रामाणिक शब्द होता है, प्रामाणिक। कवित्री नहीं होता है, कवयित्री होता है। क्या होता है? कवयित्री। तो ये शब्द भी कैसा है इसमें? ये शब्द भी कैसा? ये शब्द भी अशुद्ध है। तो क्या होता है? कवयित्री होता है। और प्रामाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है। अब तीसरा शब्द वैमनस्यता। वैमनस्यता नहीं होता, वैमनस्य होता है। शब्द क्या होता है? वैमनस्य। ये शब्द भी कैसा है यहाँ पे? ये शब्द भी अशुद्ध है। तो शुद्ध शब्द क्या होगा? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा है तो शुद्ध शब्द होगा उज्ज्वल। तो प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उज्ज्वल। वैमनस्यता नहीं होगा, वैमनस्य होगा। कवित्री नहीं होगा, कवयित्री होगा। प्रामाणिक नहीं होगा, प्रामाणिक होगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। संन्यास, प्रत्युपकार, दुरावस्था या कैलाश। तो देखिए, कैलाश यहाँ शुद्ध नहीं है। कैलाश में ये मूर्धन्य श का प्रयोग नहीं होता है। कौन से श का प्रयोग होता है? दंत श का। तो कैलाश नहीं होगा, कैलाश होगा। दुरावस्था नहीं होता, दुर्वस्था होता है। शब्द कैसे बना है? दुर प्लस अवस्था। इन दोनों को अगर मिला दो तो क्या बना? दुर्वस्था। दुर्वस्था। यहाँ पे आकर डंडा नहीं लग रहा है। दुर्वस्था। कैसे? यहाँ पे रा जो है ये आधा रा है, तो आधा रा में ये आ मिलाया तो रा कैसा बन गया? पूरा रा बन गया। तो ये क्या बना? यहाँ पे शब्द दुर बना। इस दा को इस रा में मिला दिया तो दुर हो गया, और प्लस ये वस्था शब्द और बचा, क्योंकि आ तो रा में मिल गया। इस प्रकार ये क्या बना? दुर्वस्था बना, ना कि दुरावस्था। अगला शब्द है प्रत्युपकार। तो प्रत्युपकार शब्द कैसे बना है? ये प्रत्युपकार नहीं होता, ये शब्द भी कैसा? अशुद्ध है। क्या होता है? शुद्ध शब्द प्रत्युपकार होता है। प्रत्युपकार। तो प्रत्युपकार नहीं होगा, प्रत्युपकार होगा। दुरावस्था नहीं होगा, क्या होगा? दुर्वस्था होगा। दुर्वस्था। और कैलाश नहीं होगा, कैलाश होगा। क्या होगा? कैलाश। तो ये तीनों ही शब्द कैसे हैं? अशुद्ध हैं। और ये शब्द कैसा है? शुद्ध है। तो प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, संन्यास। संन्यास कैसा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी वाला हमें शब्द बताना। उद्घोष, एकता, तात्कालिक या उपरोक्त। कौन सा है? तो देखिए, उद्घोष शुद्ध है, एकता भी शुद्ध है और तात्कालिक भी शुद्ध है। उपरोक्त नहीं होता है, क्या होता है? उपर्युक्त होता है। क्या होता है? उपर्युक्त शब्द होता है। तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त।
उपरोक्त कैसा है? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उपरोक्त नहीं होता है, उपर्युक्त होता है। तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त। ये अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। हमें इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। तो ये ऑप्शन कैसा है? सही है। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। ये भी सही है। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे। ये भी कैसा है? वाक्य शुद्ध है। तो पहला जो वाक्य है, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा। तो यहाँ पे देखिए काशी क्या है? काशी सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाला शब्द है। अब जब काशी स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे रहा है शब्द नहीं आएगा। क्या आएगा? रही है शब्द आएगा। क्या आएगा? रही। रहा की जगह क्या हो जाएगा? रही हो जाएगा। तो इसलिए वाक्य कैसा है? ये वाक्य अशुद्ध है। इसमें अशुद्ध वाक्य पूछा है तो ये 3 वाक्य नीचे जो है बी सी डी शुद्ध है और ऑप्शन नंबर ए वाक्य अशुद्ध है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है नहीं होगा, रही है होगा। तो प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। ये वाक्य अशुद्ध है क्योंकि काशी सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाला शब्द है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। यहाँ भी हमें शुद्ध वाक्य बताना है। वे सब प्रकार के दोषों से विहीन हैं। वे सब दोषों से हीन हैं। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं और वे सभी ही दोषों से मुक्त हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, सभी ही। तो यहाँ पे देखिए सभी शब्द बना कैसे है? सब प्लस ही बराबर क्या होता है? सभी। तो यहाँ पे जब इसमें ही शब्द पहले से ही है तो यहाँ इस ही का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि सभी में पहले से ही आ चुका है। तो वे सभी दोषों से मुक्त हैं। अगर ये वाक्य होता तो वाक्य शुद्ध होता। वे सभी ही दोषों से मुक्त हैं, वाक्य कैसा है? अशुद्ध है। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, तो ये वाक्य ऐसा ये शुद्ध है क्योंकि यहाँ पे मुक्त शब्द का प्रयोग हुआ है और ये सही है। दोषों से मुक्त ही दोषों के साथ मुक्त शब्द का प्रयोग उचित होता है। दोषों से हमें मुक्ति ही मिलती है ना, इस दोष से हमें मुक्ति मिल गई या इस दोष से हम मुक्त हो गए। वे सब दोषों से हीन है, तो ये शब्द कैसा है? यहाँ पे उचित नहीं है। तो यहाँ पे हीन शब्द का कोई औचित्य नहीं है, तो ये वाक्य भी कैसा? अशुद्ध है। अब वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है, विहीन शब्द का भी यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है, तो ये वाक्य भी कैसा है? अशुद्ध है। पूछा क्या? शुद्ध वाक्य पूछा है, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? शुद्ध वाक्य होगा ऑप्शन नंबर सी, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। ये वाक्य कैसा हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य बताना है। पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। ये वाक्य कैसा है? शुद्ध है। अगला देखते हैं, गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था। अब देखिए यहाँ पे ऊपर तक और ठसाठस। ठसाठस शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ भी यही होता है, ऊपर तक। या ऊपर तक का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ भी ठसाठस होता है। तो एक ही अर्थ बताने वाले शब्दों का 2 बार प्रयोग हुआ है, तो ये क्या है? ये उचित नहीं है। तो ये वाक्य कैसा हो गया? अशुद्ध हो गया। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। अब देखिए केवल और संकेत शब्द तो सही है, लेकिन मात्र, केवल और मात्र, ये 2 शब्द भी एक दूसरे के क्या है? पर्याय हैं। अर्थात इन दोनों ही शब्दों का एक ही अर्थ है, या तो केवल शब्द का प्रयोग होता या मात्र शब्द का प्रयोग होता। इसलिए ये वाक्य भी कैसा? अशुद्ध है। ये वाक्य कैसे बनता? प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत ही पर्याप्त होता है, या तो ऐसे होता, या फिर प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का संकेत मात्र ही पर्याप्त होता। ऐसे होता तो भी वाक्य शुद्ध होता, लेकिन यहाँ केवल और मात्र दोनों ही शब्दों का प्रयोग हुआ, इसलिए वाक्य अशुद्ध है।
शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। देखिए यहाँ पे ऊपर शब्द नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, पर शब्द का प्रयोग होगा। तो शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया। तो ये वाक्य भी कैसा, अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ ऊपर शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए ये भी अशुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। ये वाक्य कैसा, ये वाक्य शुद्ध है। और इसमें पूछा क्या है, प्रश्न में शुद्ध वाक्य पूछा है। तो प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द है, ज्ञानार्थी, जिज्ञासु, जिगीषु या जिजीविषु। तो जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर बी, जिज्ञासु। जिज्ञासु किसे कहते हैं, जिसे जानने की इच्छा हो या जो जानने का इच्छुक हो, जानने के का इच्छुक, उसे क्या कहेंगे हम, जिज्ञासु कहेंगे। ये जिगीषु, जिगीषु का अर्थ क्या होता है, जिगीषु का अर्थ होता है जीतने की इच्छा रखने वाला या जीतने का इच्छुक। इसका अर्थ क्या होता है, जीतने की इच्छा रखने वाला, जीतने की इच्छा रखने वाला, इसको हम क्या कहते हैं एक शब्द में, जिगीषु। जिजीविषु किसे कहते हैं, जिजीविषु कहते हैं जो अधिक समय तक जीवित रहना चाहता हो। किसे कहते हैं, जो या अधिक समय तक जीवित रहने का इच्छुक, ऐसे भी इसको कर सकते हैं, जो अधिक समय तक जीवित रहना चाहता हो, जीवित रहना, यहाँ पे स्थान की कमी है, ऊपर लिख देती हूँ, जो अधिक समय तक जीवित रहना चाहता हो, जो अधिक समय तक जीवित रहना, यहाँ पे जो अधिक समय तक जीवित रहना चाहता हो उसे क्या कहेंगे हम, जिजीविषु। और जिगीषु जो जीतने की इच्छा रखने वाला या जीतने का इच्छुक या जीतने की इच्छा रखने वाला जिगीषु, जिसे जानने की इच्छा है जिज्ञासु। प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिज्ञासु। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द है, अगम, क्लिष्ट, दुर्बोध या दुर्गम। तो प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा, प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्बोध। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसे क्या कहेंगे, दुर्बोध। ये शब्द बना कैसे, दुर प्लस बोध, मिला दो दोनों शब्दों को तो क्या बन जाएगा, दुर्बोध। क्योंकि अगर रा आधा होता है तो वो ऊपर चला जाता है, आधा रा को हम नहीं लिख सकते बीच में, तो क्या बन जाएगा, शब्द दुर्बोध बन जाएगा। दुर कहते हैं कठिनाई के साथ या बुरे के अर्थ में भी दुर आता है, जैसे दुर्भावना तो बुरी भावना, लेकिन बोध का अर्थ क्या होता है, ज्ञान या समझना। तो दुर्बोध अर्थात कठिनाई से समझने योग्य, जो कठिनाई से समझ में आता है तो उसे क्या कहते हैं हम, दुर्बोध कहते हैं। क्लिष्ट किसे कहते हैं, क्लिष्ट का अर्थ होता है कठिन, क्लिष्ट का अर्थ क्या होता है, कठिन होता है। दुर्गम किसे कहते हैं, जहां पहुंचना कठिन हो, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, दुर्गम का जहां पहुंचना कठिन हो उसे क्या कहेंगे, दुर्गम कहेंगे। जैसे कहते हैं दुर्गम पहाड़ियां, अर्थात पहुंचना बहुत कठिन है। अगम, अगम किसे कहते हैं, अगम और दुर्बोध क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसे हम अगम भी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, तुम हो अगम अगोचर, भगवान के लिए प्रयोग किया गया इस शब्द का, तुम हो अगम अगोचर, अर्थात भगवान को जानना, भगवान को समझना क्या है, बहुत कठिन है, आसानी से उसको नहीं समझा जा सकता। जो ऋषि मुनि है वही उनको समझ सकते हैं। तो अगम और दुर्बोध दोनों का अर्थ क्या होता है, जो कठिनाई से समझने योग्य है। प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दुर्बोध। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं।
प्रश्न नंबर 15 है, जो पृथ्वी से संबद्ध है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, प्रथा, लौकिक, भूगोलीय या पार्थिव। तो जो पृथ्वी से संबंधित है उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग क्या करेंगे? प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पार्थिव। अब यहाँ पर देखिए, पार्थिव जो पृथ्वी से संबंधित है, तो हमारा शरीर है, जैसे हम मृत शरीर होता है उसको क्या कहते हैं कि पार्थिव शरीर है। अर्थात अब क्या करा जाएगा, उसको मिट्टी में मिल जाएगा वो, अब उसका कोई अपना कोई उसका इस संसार से कोई संबंध नहीं रहा, वो किससे संबंधित हो गया? पृथ्वी से। तो पार्थिव का अर्थ क्या होगा? पृथ्वी से संबंधित। वैसे सभी का, जितने प्राणियों, सबका शरीर कैसा होता है? पृथ्वी से संबंधित होता है, क्योंकि हमारा जन्म किससे हुआ है? पृथ्वी से हुआ है, इसलिए उससे हम क्या कहेंगे? पार्थिव कहेंगे। जगत में जो भी है वो सब पार्थिव है, क्योंकि सबको कहाँ मिल जाना है? पृथ्वी में ही मिल जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। तो प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पार्थिव होगा। अब यहाँ पे एक शब्द आया, प्रथा। प्रथा किसे कहते हैं? प्रथा कहते हैं पृथ्वी का ये पर्यायवाची है, प्रथा। प्रथा किसे कहेंगे? पृथ्वी को। इसका सामान्य अर्थ तो पृथ्वी है, लेकिन वैसे प्रथा किसको कहा जाता है? प्रथा कहा जाता है कुंती के लिए। कुंती का भी नाम महाभारत में क्या नाम मिलता है? कुंती का प्रथा नाम मिलता है। इसी तरह से जो पार्थ है, पार्थ किसे कहा गया है? पार्थ किसका नाम है? अर्जुन का नाम है। पार्थ किसका नाम है? अर्जुन का। क्यों? क्योंकि वो कुंती के पुत्र थे, अर्थात जो प्रथा का पुत्र हो उसे क्या कहेंगे? पार्थ कहा जाएगा। प्रथा कहा जाता है कुंती के लिए, और पार्थ कुंती के पुत्र अर्थात पृथ्वी के पुत्र। इसका एक अर्थ क्या निकल सकता है? पृथ्वी के पुत्र। तो पार्थ किसका नाम है? अर्जुन का नाम है। लौकिक शब्द का क्या अर्थ होता है? जो इस लोक से संबंधित है उसे क्या कहेंगे हम? लौकिक। पारलौकिक जो परलोक से संबंधित है। तो यहाँ हमने प्रथा, लौकिक और पार्थिव का अर्थ जाना। प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पार्थिव। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द है। जो पहले था पर अब नहीं है, पूर्वज, अंत्यज, भूतपूर्व या अनागत। तो प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूतपूर्व। कहते हैं ना भूतपूर्व प्रधानमंत्री या भूतपूर्व राष्ट्रपति। प्रणब मुखर्जी कौन है? भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, अर्थात वो अब राष्ट्रपति नहीं है, पहले थे पर अब नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे? उनको भूतपूर्व कहेंगे। पूर्वज क्या होता है? पूर्वज का अर्थ, पूर्वज शब्द को देखेंगे, पूर्व प्लस जय। पूर्व कहते हैं पहले, जन्म लेने वाला, अर्थात जो पहले जन्मा हो उसे क्या कहेंगे हम? पूर्वज। पूर्व प्लस जय अर्थात पहले जन्म लेने वाला या जो पहले जन्मा हो, तो ऐसे शब्द बना है पूर्वज। अंत्यज किसे कहते हैं? अंत्यज। अंत्यज कहते हैं, अंत्यज का अर्थ होता है जो निम्न जाति में पैदा हुआ हो। क्या अर्थ होता है इसका? जो निम्न जाति में पैदा हुआ हो। उसे क्या कहेंगे हम? अंत्यज कहेंगे। अनागत जो नहीं आया हो, नहीं आया है, उसे क्या कहेंगे हम? अनागत कहेंगे। तो पूर्वज जो पहले जन्मा हो, अंत्यज जो निम्न जाति में पैदा हुआ हो, और अनागत जो भी नहीं आया है, और भूतपूर्व जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? भूतपूर्व। तो प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भूतपूर्व हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द है, दुर्लभ, अलभ्य, अप्राप्त या अनुपलब्ध। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग क्या करेंगे? तो प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुर्लभ। अभी हमने दुर्बोध शब्द देखा, दुर्बोध जो कठिनाई से समझ में आता है। दुर प्लस लव, ये शब्द कैसे होना है? दुर प्लस लव बराबर क्या हो जाएगा? दुर्लभ हो जाएगा। तो यहाँ भी दुर का अर्थ क्या है? कठिनाई से, लव प्राप्त होना। तो जो कठिनाई से मिलता है इसको क्या कहते हैं हम? दुर्लभ। अलभ्य, अलभ्य, सॉरी अलभ्य, अलभ्य का अर्थ क्या होगा?
अलव्य का अर्थ होगा जिसे प्राप्त ना किया जा सके, अलव्य जिसे प्राप्त ना किया जा सके, अप्राप्त, अप्राप्त जिसे प्राप्त ना किया जा सके, अर्थात ना प्राप्त होने वाला, अप्राप्त। अनुपलब्ध जो उपलब्ध ना हो, अनुपलब्ध कहते हैं बहुत सारी वस्तुएं अनुपलब्ध हैं अर्थात उपलब्ध नहीं है। तो प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दुर्लभ। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द है, बहुभाषाविद, बहुभाषा भाषी, दोभाषिया या बहुभाषिया। तो बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द का हम प्रयोग करेंगे, बहुभाषाविद। बहु अर्थात बहुत सी, भाषा अर्थात भाषा, विद कहते हैं जानने वाला या विद्वान के लिए। तो प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बहुभाषाविद। बहुभाषा भाषी किसे कहेंगे? बहु अर्थात बहुत सी, भाषा अर्थात भाषा भाषी बोलने वाला, तो बहुत सी भाषाएं बोलने वाले के लिए क्या कहेंगे? बहुभाषा भाषी। दोभाषिया किसे कहेंगे? जिससे दो भाषाओं का ज्ञान हो या दो भाषाओं का ज्ञान रखने वाला। दो भाषाओं का ज्ञान रखने वाले के लिए क्या बोलेंगे हम? दोभाषिया। ज्ञान रखने दो भाषाओं का ज्ञान रखने वाला, इसके लिए क्या बोलेंगे? दोभाषी। जैसे आपने देखा है जब कोई विदेशी कोई व्यक्ति हमारे यहाँ मेहमान बन के आता है, उसकी भाषा कोई और हो, रशियन हो या फ्रेंच हो, कोई भी हो, तो उसको क्या करते हैं हम, हमारे यहाँ पे कोई उसको उसके अनुवाद करने के लिए उसकी भाषा का दोभाषिया को बिठाया जाता है, जो हिंदी को रशियन में ट्रांसलेट करता है और रशियन को हिंदी में। अगर वो मेहमान रशियन भाषा बोलता है तो उसकी भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर बिठाया जाता है, अर्थात दोभाषीय व्यक्ति बिठाया जाता है जिसको दोनों ही भाषाओं का ज्ञान हो। तो दोभाषिया का अर्थ आपको समझ आ गया होगा, दो भाषाओं का ज्ञान रखने वाला या दो भाषाओं को जानने वाले के लिए हम क्या कहेंगे? दोभाषिया कहेंगे। बहुभाषिया बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखने वाला, बहुभाषिया हो जाएगा। तो इन शब्दों का अर्थ आपको समझ आ गया होगा। बहुभाषाविद बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषी बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला, दोभाषिया दो भाषाओं का ज्ञान रखने वाला या दो भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषिया बहुत सारी भाषाओं को जानने वाला या बहुत सी भाषाओं का ज्ञान रखने वाला। प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बहुभाषाविद। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है ढीठ का तत्सम रूप है धूर्त, धृष्ट, उद्दंड या धृषित। तो प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धृष्ट। ढीठ का तत्सम क्या हो जाएगा? धृष्ट हो जाएगा। धृष्ट कैसा है? तत्सम है। और ढीठ कैसा है? तद्भव। धृष्ट शब्द कैसा है? तत्सम। ढीठ कैसा है? तद्भव। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है निम्न शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? मृत्तिका, विकार, कपाट और कपूर। तो देखिए मृत्तिका तत्सम है, विकार भी तत्सम है और कपाट भी कैसा है? तत्सम। ये तीनों शब्द कैसे हैं? ये तीनों ही शब्द तत्सम है। कपूर तत्सम नहीं है, कपूर क्या है? तद्भव। इसका तत्सम क्या होगा? कर्पूर होगा। क्या होगा? कर्पूर। कर्पूर कैसा है? तत्सम। और कपूर कैसा है? तद्भव। तो पूछा तत्सम नहीं है, तो प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कपूर। ये कैसा है? तद्भव। मृत्तिका का तद्भव क्या होगा? मृत्तिका कैसा है? ये तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका तत्सम? मिट्टी हो जाएगा। विकार भी कैसा है? तत्सम शब्द है। विकार किसे कहते हैं? किसी रोग के लिए। कपाट किसका तत्सम है? किवाड़ का। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? किवाड़ हो जाएगा। किवाड़। तो मृत्तिका का तद्भव मिट्टी, कपाट का तद्भव किवाड़ और कर्पूर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कपूर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कपूर। कपूर कैसा है? तद्भव शब्द है और कर्पूर तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल या कंटक। तो इसमें क्या पूछा है? तद्भव पूछा है। कौन सा तद्भव है? कोयल। कोयल तत्सम नहीं है।
कोयल कैसा है? तद्भव शब्द है, तद्भव ही पूछा है। तो प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कोयल। कोयल का तत्सम क्या होगा? कोयल का तत्सम हो जाएगा कोकिल। क्या हो जाएगा? कोकिल हो जाएगा। आश्चर्य का तद्भव क्या होगा? आश्चर्य, ये तीनों ही शब्द कैसे? तत्सम। तो आश्चर्य का तद्भव क्या हो जाएगा? अचरज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अचरज। उज्ज्वल का क्या हो जाएगा? उज्ज्वल तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा उजाला। क्या हो जाएगा? उजाला। कंटक कैसा है? तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? कांटा। कंटक का तद्भव कांटा, उज्ज्वल का तद्भव उजाला और आश्चर्य का तद्भव अचरज। लेकिन कोयल कैसा है? वो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कोकिल हो जाएगा। कोकिल शब्द कैसा है? तत्सम है। प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कोयल। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, सॉरी प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 से अट्टालिका का तद्भव रूप है। अटाला, अटल, अटारा या अटारी। क्या बताना है? हमें तद्भव रूप बताना है, इसमें से कौन सा है? तो किसका? अट्टालिका का। अट्टालिका कैसा है? तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होगा अटारी। प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अटारी। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? हमें तद्भव शब्द बताना है। जल, नग्न, तीन या भ्रमर। तो भ्रमर कैसा है? तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है? भौरा। तीन क्या है? तीन तद्भव है, ये तत्सम नहीं है। कैसा है ये? तद्भव शब्द है। तो प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी तीन। तो इसका तीन कैसा है? तद्भव। प्रश्न नंबर 23 में सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तीन। तीन का तद्भव तीन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? त्रीणी होता है। क्या होता है? त्रीणी। त्रीणी, त्रीणी शब्द क्या? तत्सम है। भ्रमर का तद्भव क्या होता है? भौरा होता है। भौरा क्या है? भौरा क्या है? ये तद्भव शब्द है। नग्न का तद्भव क्या होता है? नग्न का तद्भव होता है नंगा। और यहाँ जल का हो जाएगा पानी। जल का क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। जल का पानी हो गया, नग्न का नंगा हो गया और भ्रमर का भौरा हो गया। लेकिन तीन क्या है? ये अपने आप में ही तद्भव शब्द है, तो इसका हमें क्या बनाना है? तत्सम। तो त्रीणी हो गया। प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया कौन सा शब्द तद्भव है, तो तीन क्या है? तद्भव शब्द है। प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी तीन। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, करपट का तद्भव रूप है। करपट का तद्भव पूछा है, कपूर, कपड़ा, करकट या खप्पर। तो प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कपड़ा। कपड़ा का तत्सम क्या होता है? करपट होता है और करपट का तद्भव कपड़ा होता है। कपूर कैसा है? कपूर तद्भव शब्द है, तो कपूर का तत्सम क्या होता है? कर्पूर होता है। कपूर का तत्सम कर्पूर। प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कपड़ा। करपट का तद्भव कपड़ा होगा। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण पूछा है। बनारसी, भारतवर्ष, बाजार और खेती। अब देखिए, भारतवर्ष, बाजार और खेती तीनों शब्द क्या है? ये विशेष हैं। ये विशेष हैं अर्थात ये संज्ञा है। बनारसी क्या है? बनारसी विशेषण है। ये शब्द क्या है? ये विशेषण है। कैसे? इसका हम प्रयोग करके देखेंगे। जैसे हमने यहाँ एक वाक्य लिखा, गीता ने बनारसी साड़ी पहनी है। बनारसी साड़ी पहनी है। तो देखिए, गीता ने बनारसी साड़ी पहनी। क्या पहनी है? साड़ी। कैसी है साड़ी? साड़ी क्या है? बनारसी है। तो बनारसी शब्द क्या है? साड़ी की विशेषता बता रहा है। तो जो संज्ञा की विशेषता बताए, साड़ी क्या है? यहाँ पे संज्ञा है अर्थात विशेष्य है। तो जो विशेष की विशेषता बताए वो क्या होता है? विशेषण होता है। तो बनारसी क्या हो गया? यहाँ पे विशेषण हो गया।
अगर यहाँ विशेष्य पूछा जाता तो साड़ी हो जाता। साड़ी क्या है? विशेष्य। तो बनारसी शब्द क्या हो गया? विशेषण। विशेषण पूछा है। प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बनारसी। बनारसी क्या है? ये विशेषण है, क्योंकि वो साड़ी की विशिष्टता बता रहा है। अगर वाक्य में इसको प्रयोग करके देखें तो हमने अभी देखा इसका उदाहरण। तो बनारसी शब्द बना कैसे है? ये मूल शब्द है बनारस। बनारस से क्या बना है? बनारसी। बनारस में ई प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया? शब्द बन गया बनारसी। तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। संज्ञा शब्द से हम विशेषणों का निर्माण कर सकते हैं। कैसे? उनमें प्रत्यय के प्रयोग से हम विशेषण बना सकते हैं। तो ये प्रत्यय के प्रयोग से बना हुआ विशेषण है। बनारस में ई प्रत्यय लगा है तो बनारसी बन गया। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न नंबर 26, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वनाम कहते हैं, विशेषण, क्रिया या अव्यय। तो पूछा जिस विकारी शब्द से। सबसे पहले मैं जानना है विकारी शब्द क्या होते हैं। विकारी जिनका लिंग और वचन के आधार पर इनमें परिवर्तन हो जाए उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो विशेषण का लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तन होता है। जैसे हम यहाँ लिखें लड़की है कोई लड़की, और उसे हमें बताना है कि अच्छी लड़की। लड़की है यहाँ पे और एक शब्द है यहाँ पे लड़का। तो लड़की कैसी है? स्त्रीलिंग है। अगर यहाँ लड़की के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम? अच्छी। और अच्छी क्या है? विशेषण। और लड़की अगर लड़का के लिए हम प्रयोग करेंगे इसी शब्द का तो अच्छी नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अच्छा लिखेंगे। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। तो अच्छा शब्द में क्या हुआ? विकार उत्पन्न हो गया। और अच्छा क्या है? विशेषण है। ये क्या है? विशेषण, क्योंकि विशेषता बता रहा है लड़का की या लड़की की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लिंग के अनुसार इसमें परिवर्तन हो रहा है विशेषण में। तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका उदाहरण देखिए, अच्छी लड़की। अगर लड़की है तो अच्छी, लड़का है तो अच्छा। अर्थात क्या है ये? अच्छा और अच्छी क्या है? विशेषण। तो विशेषण कैसा होता है? विकारी शब्द। विकारी अर्थात उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। किसके अनुसार? लिंग के अनुसार या फिर वचन के अनुसार। अब यहाँ एक लड़का है तो अच्छा लड़का। यहाँ बहुत से लड़के होते तो क्या लिखते हैं हम? अच्छे लड़के। तब अच्छे की जगह क्या हो जाता? अच्छे हो जाता। तो यहाँ पे वचन के अनुसार भी इसमें परिवर्तन हो जाता। तो ये हमने देखा विकारी का क्या अर्थ होता है। तो विशेषण कैसा है? विकारी शब्द। एक तो हमने जाना विशेषण कैसा है? विकारी शब्द है। तो विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति क्या होती है? मर्यादित। जैसे हम कहें साड़ी, यहाँ पे शब्द लिख दिया हमने साड़ी, तो क्या है? ये क्या है? संज्ञा। संज्ञा है ये, लेकिन हमें पता नहीं हो कैसी साड़ी है। काली साड़ी, पीली साड़ी, बनारसी साड़ी या फिर राजस्थानी साड़ी, कौन सी साड़ी? कुछ नहीं पता। तो इसकी व्याप्ति मर्यादित नहीं है। अगर यहीं पे हम लिख दें बनारसी साड़ी, क्या लिख दिया हमने? बनारसी शब्द लिख दिया इसके आगे, तो बनारसी अब क्या हो गई? साड़ी की व्याप्ति क्या होगी? मर्यादित। क्योंकि अब हमारे दिमाग में कोई सी साड़ी नहीं आएगी, ना बनारसी आएगी, सॉरी ना राजस्थानी आएगी, ना भागलपुरी आएगी, कोई सी साड़ी नहीं आएगी। कौन सी साड़ी आएगी? सिर्फ बनारसी साड़ी। तो बनारसी शब्द क्या है? विशेषण। ये शब्द क्या है? विशेषण। और इसने क्या करा? इस शब्द ने क्या कर दिया? साड़ी अर्थात संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित कर दी। क्या कैसे मर्यादित कर दी? उसने बता दिया, क्लियर कर दिया विशेषण ने कि साड़ी कैसी है? बनारसी है। तो विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। क्योंकि विशेषण क्या करता है? संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित करता है, अर्थात उसको सीमित कर देता है कि उसकी क्या विशेषता, उसका क्या गुण है, वो उसे बता देता है। तो हमारे जो दिमाग में वही एक उसकी विशेषता आएगी, बाकी विशेषता नहीं आएंगी। तो प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विशेषण। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द है विशेष्य, विशेषण, क्रिया विशेषण या सर्वनाम। तो देखिए रमेश की पुस्तक पुरानी है। अब यहाँ पुस्तक क्या है? संज्ञा हो गई।
पुस्तक क्या है? संज्ञा। और जो संज्ञा की विशेषता, पुरानी शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? पुस्तक की। पुस्तक कैसी है? पुरानी। तो जो जो संज्ञा की विशेषता बताए या विशेष्य की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। तो क्या पूछा? पुस्तक शब्द पूछा है। रमेश की पुस्तक पुरानी, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, तो पुस्तक शब्द क्या है? विशेष्य है। अगर विशेषण पूछा जाता तो पुरानी शब्द आ जाता है, यहाँ पर पुरानी क्या है? विशेषण है। तो प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विशेष्य। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द है, उस क्या है? ये पूछा है। गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण है या व्यक्तिवाचक विशेषण है? तो देखिए प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संकेतवाचक विशेषण। ये क्या है? संकेतवाचक विशेषण। उस ग्रंथ में, तो हम इशारा कर रहे हैं ग्रंथ की तरफ, संकेत कर रहे हैं। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, तो यहाँ उस शब्द क्या? संकेतवाचक विशेषण है। ये व्यक्तिवाचक विशेषण नहीं है। उस कोई व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा है, ग्रंथ के लिए बोल रहा है, तो व्यक्तिवाचक नहीं है। और यहाँ पे परिमाण भी नहीं बता रहा है, गुण भी नहीं बता रहा है उसका, तो उस क्या है? संकेतवाचक विशेषण। और ये संकेतवाचक विशेषण किसका एक भाग है? ये किसका भाग होता है? ये सार्वनामिक विशेषण का एक भाग होता है। अगर यहाँ संकेतवाचक नहीं होता, सार्वनामिक होता, तो सार्वनामिक आप यहाँ पे सही कर देते। किसका होता है? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण का एक भाग है। संकेतवाचक विशेषण किसका भाग है? सार्वनामिक विशेषण का एक भाग है। तो प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, संकेतवाचक विशेषण। उस शब्द क्या है? संकेतवाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण या पूर्णांक बोधक विशेषण? तो देखिए खोटी सी, पूर्णांक और अपूर्णांक का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कोई संख्या नहीं है। खोटी सी शब्द है, ये कोई संख्या नहीं बता रहा है, तो पूर्णांक बोधक नहीं है। परिमाण बोधक, ये परिमाण भी नहीं बता रहा है, थोड़ा कम ज्यादा अधिक की कुछ नहीं बता रहा है, तो ये परिमाण बोधक भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी है संख्यावाचक विशेषण। अब खोटी सी शब्द से किसी संख्या का पता नहीं चल रहा, तो ये संख्यावाचक विशेषण भी नहीं है। तो प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक विशेषण। क्यों? क्योंकि ये चांदी का गुण बता रहा है। चांदी कैसी है? खोटी सी है, अर्थात उसका गुण बता रहा है यहाँ पे, तो ये गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, दनामोल में किस प्रकार का विशेषण है? तो देखिए सबसे पहले हमें दनामोल का अर्थ जानना है। दनामोल का अर्थ होता है नगण्य, अर्थात जिसकी गणना ना की जा सके, या जो नाम मात्र का हो। नगण्य, नगण्य किसे कहेंगे? जो गणना के, जिसको हम गिन ना पाए, उसको क्या कहेंगे? नगण्य। बहुत कम भाग किसी चीज का, तो नगण्य होगा। दनामोल, दनामोल में किस प्रकार का विशेषण है? परिमाण बोधक, अपूर्णांक बोधक, अनिश्चित संख्यावाचक या निश्चित संख्यावाचक? तो देखिए यहाँ पे निश्चित कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे कोई अनिश्चित संख्या भी नहीं है, परिमाण भी नहीं है, थोड़ा कम ज्यादा ये भी नहीं है, तो क्या ये अपूर्णांक? क्योंकि नगण्य, नगण्य शब्द कैसे बना है? गणना से। ये शब्द बना कैसे? तो गणना किसकी होती है? गणना तो किसी संख्या की होती है ना, कोई पूर्णांक होगा या अपूर्णांक होगा, तो उसका ही हम गणना करेंगे। तो गणना से नगण्य शब्द बना है, तो प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपूर्णांक बोधक। क्योंकि अपूर्णांक बोधक किसका एक भाग है? गणनावाचक विशेषण का एक भाग है। तो इसमें गणना शब्द से ही ये शब्द, इसका अर्थ ही है दनामोल का नगण्य, तो गणना शब्द से ही नगण्य शब्द बना है, जिसके हम गणना ना की जा सके, तो क्या होगा? अपूर्णांक बोधक। अगर ये नगण्य नहीं होता, इसका अर्थ कोई गणना आ जाती तो वह पूर्णांक बोधक हो जाता, कोई संख्या आ जाती यहाँ पे। तो नगण्य क्या है? गणना नहीं कर सकते उसकी, तो इसीलिए ये अपूर्णांक बोधक है। प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपूर्णांक बोधक। और अपूर्णांक बोधक किसका भाग है? गणनावाचक विशेषण का एक भाग है। गणनावाचक विशेषण के दो भाग होते हैं, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक।
तो प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अपूर्णांक बोधक। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।